Good morning, students. Welcome back. We have already started Russian Revolution. Now, in this video, we'll be discussing the next topics of this revolution. How did socialism come to Europe, and what supports were for the socialism? Now, the first thing is the coming of socialism to Europe. Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. समाज के अंदर क्या बदलाव आने चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका मुख्य मुद्दा था समाजवाद. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. 19th सेंचुरी तक यूरोप के अंदर ये जो समाजवाद की भावना थी ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी. Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. जितने भी समाज वक्ता थे या सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में थे. वो ये मानते थे कि समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों की जड़ ये प्रॉपर्टी होती है. Why? वो ऐसा क्यों मानते थे? Individuals owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. जो प्रॉपर्टी थी वो इंडिविजुअल लोगों के हाथ में थी. वो अपना मुनाफा तो चाह रहे थे, लोगों को रोजगार भी दे रहे थे, लेकिन जो रोजगार प्राप्त करे हुए व्यक्ति थे जिनकी वजह से इन उद्योगों के अंदर प्रॉफिट हो रहे थे, वो प्रॉफिट उन मजदूरों को नहीं दिया जा रहा था, बल्कि औद्योगिक जो लोग थे वो सिर्फ अपने ही विकास के बारे में सोच रहे थे. So if society as a whole, rather than single individuals, controlled property, more attention would be paid to collective social interests. Socialists wanted this change and campaigned for it. इसलिए यदि समाज के अंदर हर एक नागरिक को प्रॉपर्टी पर कंट्रोल रखने की आज़ादी हो या सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाए तभी समाज के अंदर बदलाव लाना संभव है. सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट. सोशलिस्ट यही चाहते थे और उन्होंने इसके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया. एक समूह के पास में जब पूरी प्रॉपर्टी होती है या प्रॉपर्टी पर कंट्रोल होता है तो वो एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी बढ़ाने की कोशिश करता है. वो कभी नहीं चाहेगा कि जिन लोगों की वजह से उसकी प्रॉपर्टी बढ़ी है उनके अंदर वो मुनाफा बांटे, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो मजदूरों को तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा लेकिन मालिक का खुद का हिस्सा कम हो जाएगा. और इसी की वजह से समाज के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन आ रहे थे, काफ़ी सारे आंदोलन हो रहे थे. सोशलिस्ट यही चाह रहे थे कि इस तरह की भावना खत्म हो जाए ताकि एक सही समाज का प्रारंभ हो सके. How could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? अब यदि प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो समाज की रूप कैसा होगा? और ऐसे सोशलिस्ट समाज की संरचना करने के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? ये एक मुख्य मुद्दा उठने लगा. इसके बारे में सोशलिस्ट ने क्या किया वो हम आगे देखें. सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर. वो भविष्य को अलग अलग तरह से देख रहे थे. सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. कुछ ये मानते थे कि कोऑपरेटिव के माध्यम से कुछ लोगों के एक साथ मिलकर काम करने की वजह से ये बदलाव आ सकता है.
Robert Owen, 1771 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. रॉबर्ट ओवन ने, जो एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने 1771-1858 तक का जो पीरियड था उसके अंदर ये खुद एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और इन्होंने इंडियाना यूएसए में न्यू हार्मनी के नाम से एक नए कोऑपरेटिव सोसाइटी की संरचना की. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that government encourage cooperatives. दूसरी तरफ दूसरे लोग ये मान रहे थे कि अगर प्राइवेट कोऑपरेटिव्स बनेंगी तो शायद समाज का उतना भला नहीं हो पाएगा, इसीलिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और काफ़ी सारी सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिए ताकि नागरिकों का भला हो सके. In France, for instance, Louis Blanc, 1813 to 1882, wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. फ्रांस में लुइस ब्लैंक ने ये चाहा था कि सरकार कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे और जितने भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज हैं, पूंजीवादी उद्योग हैं, उनको परिवर्तित कर दे. These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. जो ये कोऑपरेटिव्स थे, ये ऐसे लोगों का समूह था जो कि मिलकर काम कर रहा था और जो भी मुनाफा हो रहा था वो मुनाफा जितने लोग इस कोऑपरेटिव को चला रहे थे उसके अंदर बराबर से बांट रहा. कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 and Frederick Engels 1820 to 1895 added other ideas to this body of arguments. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने आगे जाके बहुत सारे परिवर्तन किए. मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. मार्क्स ने कहा कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है. कैपिटलिस्ट ओन्ड the capital invested in factories and the profit of capitalists was produced by the workers. मार्क्स ये कह रहा था कि उद्योग कुछ पूंजीवादी लोगों का है, लेकिन इन पूंजीवादी लोगों की जो पूंजी है, कैपिटल है, पैसा है, उसको बढ़ाता वहाँ का जो वर्कर है वो बढ़ाता. The conditions of workers could not improve as long as this profit was accompanied by private कैपिटलिस्ट. मजदूरों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं आ जाता जब तक कि ये पैसा सिर्फ मालिक की जेब में जाए. मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रैडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड. मार्क्स ये चाह रहा था कि जो समाज के अंदर ये पूंजीवाद की भावना है उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए और पूरे समाज के अंदर जो प्रॉपर्टी है उस पर जनता का भी कंट्रोल हो. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट पार्टी. ये पूंजीवादी जो समाज है अब एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के रूप में बदल जाए. ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटल. अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. वो ये भी मान रहा था कि मजदूर हो सकता है अपने भले के लिए आगे काम करना शुरू करे और इस तरह की कम्युनिस्ट सोसाइटी ही समाज का भविष्य है. Now the next is support for socialism. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely सेकेंड इंटरनेशनल. 1870 तक यूरोप में जो ये सोशलिज्म की भावना थी वो पूरी तरह से फैल गई और इसका साथ देने के लिए सेकेंड इंटरनेशनल नाम का एक समूह की संरचना की. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी
began forming associations to fight for better living and working conditions. इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने संगठित होकर अपने भले के लिए जो उनकी वर्किंग कंडीशंस थी उसमें सुधार लाने के लिए काफ़ी सारे काम करने शुरू किए. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को जब उनकी ज़रूरत हो तो उसके लिए कुछ फंड मिल जाए, साथ ही साथ जो उनके काम करने का समय है उसको घटा दिया जाए और उन्हें वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त हो. In Germany, these associations worked closely with Social Democratic Party and helped in win parliamentary seats. जर्मनी ने इन लोगों ने जो SPD पार्टी थी उसका साथ दिया और उसको चुनाव में जिता दिया. By 1905, socialists and trade unionists formed the Labour Party in Britain and the Socialist Party in France. 1905 तक ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर भी नई नई पार्टियों का विकास होना शुरू. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. अलग अलग पार्टियां तो उभर रही थी, लेकिन 1914 तक यूरोप के अंदर कोई भी सामाजिक पार्टी सरकार नहीं बना पा रही. Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments contained to be run by conservatives, liberals and radicals. उन्होंने जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया था उसकी वजह से काफ़ी सारे वो बदलाव तो लेकर आ पा रहे थे, लेकिन अब भी जो सरकार बन रही थी वो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के द्वारा ही बन रही. That's all for today. Now, due to this socialism, what was going to happen in Russia? We'll discuss about it in the next video. Until then, stay safe and